नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग के सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। भारत ने यूएन में की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को अपनाने की मांग। पी हरीश ने सीमा पार आतंकवाद के कड़वे अनुभव को बताया शांति प्रयासों में बड़ी रुकावट। भारत मलेशिया ने की आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा। नई दिल्ली में हुई बैठक में दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षा और मुक्त आवाजाही की दोहराई प्रतिबद्धता। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। अगले 2 दिनों में दस्तक दे सकता है मानसून। मुंबई में मूसलाधार बारिश बनी आफत। असम के कई इलाकों में बाढ़ का सितम। और फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंचे इंग्लैंड, बेल्जियम और अमेरिका। पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए इंग्लैंड और बेल्जियम ने दर्ज की रोमांचक जीत। यूएस ने बोस्निया को दी मात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत के 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर हैं। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ पारंपरिक और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। इससे पहले कल शाम नई दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री ताकाइची का स्वागत प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा भारत और जापान के बीच विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र है, जिसे भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के रूप में जाना जाता है। और अब से थोड़ी देर में जापान के प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं कुछ और खबरों को। अयोध्या में श्री राम मंदिर धन गबन मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर गोपाल राव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकील थाना राम जन्मभूमि में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर देने जा रहे हैं। बार एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर मुकदमा नहीं लिखे जाने पर वकील आंदोलन कर देंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा को अपनाए जाने के दौरान अपना पक्ष रखा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि कहीं भी होने वाला आतंकवाद हर जगह शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक नीति को मंजूरी दें ताकि आतंकवाद की एक साझा अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा तय हो और आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों के बीच एक समान कानूनी ढांचा हो। भारत ने आतंकवाद और उभरती तकनीकों पर दिल्ली घोषणा, आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक और वैश्विक क्षमता निर्माण में अपने योगदान को भी रेखांकित किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद रोधी ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर के प्रतिबद्धता दोहराई है। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलों, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में विश्वास व्यक्त किया गया कि दोनों पक्षों की चर्चा से आगामी भारत मलेशिया रक्षा सहयोग बैठक की ठोस आधारशिला तैयार होगी।
मलेशियाई शिष्टमंडल ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की और दिल्ली के विश्व व्यापार केंद्र में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भवन का दौरा भी किया। भारत मलेशिया उपसमिति दोनों देशों के बीच सैन्य संपर्क का एक मंच है। इसका आयोजन दोनों देशों के रक्षा सचिवों की बैठक से ठीक पहले किया जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एआई और आतंकवाद रोधी अभियानों के भविष्य पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले 6 महीनों में आतंकवाद विरोधी प्रयासों की दिशा ही बदल दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एआई अब आतंकियों के लिए खतरे को बढ़ाने वाला माध्यम भी है और देशों के लिए सुरक्षा क्षमता बढ़ाने का साधन भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि एआई की मदद से आतंकी संगठन प्रचार सामग्री, डीप फेक और ऑनलाइन कट्टरपंथ को तेजी से बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां डेटा विश्लेषण, खुफिया जानकारी और सीमा प्रबंधन को बेहतर बना सकती हैं। भारत ने आतंकवाद के लिए नई और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग से निपटने के लिए दिल्ली घोषणा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत ने कहा कि बदलती तकनीक के दौर में सुरक्षा को फैसलों का केंद्र बनाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान अब निर्वाचन आयोग की चौखट पर पहुंच चुका है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात कर चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल। सीधे ले चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। मदाब अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के बाद हाजिर।
सेना सम्मान गाज बगाल सत अंतर सेना सम्मान गाज निकट कॉलम में तेज चाल से मत से गुजरेगा थल सेना आगत अंतर सेना सम्मान गाज तैनात चलेगा तैनात मुट
Attention, Osman Gaj! First shot! Attention, Osman Gaj! Sabdan! तो आपने देखा जापान के प्रधानमंत्री शनाई ताकाइची भारत में आज से बहुत ही जो बैठक शुरू होने वाली है द्विपक्षीय वार्ता की, उससे पहले औपचारिक स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में। वो जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षता। आज का दिन बहुत ही अहम इस लिहाज से क्योंकि एशिया की दो महाशक्तियाँ आज जब द्विपक्षीय वार्ता के लिए आमने सामने होंगी तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर वो द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कौन से वो बड़े ऐलान होंगे, कौन से जो बड़े सहयोग समझौते होंगे जिन पर आज दोनों ही पक्ष हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मसाला ओए, छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा
गांव-गांव तक पहुंच चुका है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी घमासान अब निर्वाचन आयोग की चौखट तक पहुंच चुका है। पार्टी के बागी गुट का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात करेगा और चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष पार्टी को चुनाव चिन्ह और पार्टी फंड पर अपना दावा पेश करेगा। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। पहले ही सभी प्रस्ताव और कानूनी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को सौंप दिए गए हैं और अब आयोग के समक्ष ये जो नया गुट है बागी गुट टीएमसी का, वो अपनी दलील रखेगा। 22 जून को बागी गुट ने 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यसमिति और 10 सदस्यीय उप समिति का गठन कर दिया था। नई कार्यसमिति में वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ममता बनर्जी को इस पद से हटा दिया गया है। इसके बाद पार्टी के भीतर विवाद और तेज हो गया। बागी गुट का दावा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से 60 विधायक उसके साथ हैं, जबकि 20 विधायक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले मूल गुट के साथ हैं। बागी गुट का तर्क है कि निर्वाचन चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत आवश्यक समर्थन और मतों के आधार पर चुनाव चिन्ह पर उसका दावा अधिक मजबूत है। अब इस पूरे विवाद पर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और निर्णय पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शनिवार तक तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ शुरुआत हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई और दिल्ली वासियों को भी भीषण गर्मी से राहत मिली। असम के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। असम में बाढ़ का असर अब भी 4 जिलों धेमाजी, डिब्रूगढ़, विश्वनाथ और नलबाड़ी में बना हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ धेमाजी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उधर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन समय में केंद्र सरकार लगातार असम के साथ खड़ी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 179 गांवों में 7 राजस्व मंडलों के 48,452 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे अधिक असर धेमाजी जिले में है, जहां 44,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 2117 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जबकि 82,883 से अधिक पशुधन भी प्रभावित हुए। भारी बारिश और कटाव से 20 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई स्थानों पर पुल, तटबंध, बिजली ढांचा और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में 13 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों के जरिए राहत कार्यों में जुटी हैं और अब तक करीब 700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रशासन राहत वितरण, चिकित्सा सहायता और नुकसान के आकलन का कार्य भी लगातार कर रहा है। उधर मुंबई शहर और उसके आसपास के इलाकों में कल सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। अंधेरी, मलाड, बोरीवली में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश की वजह से दादर, वडाला, सायन और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में तो जलभराव हो गया, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बीच मुंबई की पवई झील भी ओवरफ्लो होने लगी है।
ठाणे जिले भी मूसलाधार बारिश से काफ़ी प्रभावित है। भिवंडी के निचले इलाकों में जलभराव होने से यातायात प्रभावित है। कई सड़कों पर पानी भरा है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले कुछ दिनों में छिटपुट जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका जताई है। प्रशासन की ओर से लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है और लगातार टीमें जल भराव वाले इलाकों पर राहत कार्य कर रही हैं। रत्नागिरी जिले में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रत्नागिरी शहर को जो पेयजल उपलब्ध कराने वाला शील बांध है वो अब ओवरफ्लो कर रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। दापोली तालुका के सुकोंडी और पंचनदी बांध पूरी तरह से भर चुके हैं, जबकि 20 अन्य बांध 50% से अधिक जलभराव का सामना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक चलने वाले स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े सभी मौजूदा नियमों को एक ही ढांचे में शामिल किया गया है। इसमें हर सर्दी में अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी उपाय समय पर अपने आप ही लागू हो जाएंगे। इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे ग्रैप कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी शामिल किया गया है। नए नियमों के अनुसार पूरे साल दिल्ली में जिन वाहनों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी स्टेशन से ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। यानी अब ये नोटिफिकेशन आ गया है कि नई नीति जारी की जा चुकी है। हर बार सर्दी में नया नोटिफिकेशन, नया आदेश जारी नहीं करना पड़ेगा। ये सारे के सारे नियम स्वतः सर्दियां आते ही लागू हो जाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ 10 में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब